हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों क्रांति के कारण। अरस्तू के अकॉर्डिंग क्रांति क्या है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि अरस्तू के अकॉर्डिंग क्रांति का अर्थ केवल संविधान में परिवर्तन है। संविधानों में परिवर्तन, ठीक है। और संविधानों के लिए उसने पोलिटिया शब्द का प्रयोग किया था, पोलिटिया शब्द का, ठीक है दोस्तों, पोलिटिया। संविधानों में परिवर्तन या हम कह सकते हैं पोलिटिया में परिवर्तन, ठीक है। तो क्रांति का अर्थ संविधानों में परिवर्तन है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि क्रांति के 3 कारण मानता है अरस्तू। 3 कारणों में पहला देखते हैं मूल कारण। मूल कारण में हम बात करें दोस्तों तो मूल कारण में असमानता की बात करता है अरस्तू। असमानता, असंतोष आदि की बात करते हैं। आप अरस्तू के विचार पढ़ेंगे क्रांति से संबंधित तो मूल कारण में ये शब्द आएंगे, असमानता, असंतोष। असमानता और असंतोष ही क्या है, क्रांति का मूल कारण है, ठीक है। कई संविधान में लोग क्या होते हैं, असंतोष हो जाते हैं संविधान के प्रति, राज्य के प्रति, सरकार के प्रति, ठीक है। तब वहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रांति होती है। असमानता कैसे, अरस्तू ने कहा था कि कोई व्यक्ति राज्य के लिए धन से, अपनी योग्यता से और अपनी क्षमता से, अरस्तू ने क्या कहा था, कोई व्यक्ति धन से या योग्यता से या अपनी क्षमता से राज्य की सेवा करता है तो राज्य उसी अनुपात में उसको क्या करता है, पद, पुरस्कार, सेवा देता है दोस्तों, ठीक है। अब इस बात को लेकर, अब ये बात क्या है, सापेक्ष है, सापेक्ष बात है। हम इसको अरस्तू के अकॉर्डिंग सापेक्ष न्याय भी कह सकते हैं। हम अरस्तू के अकॉर्डिंग इसको क्या कह सकते हैं, सापेक्ष समानता भी कह सकते हैं, या हम इसको आनुपातिक न्याय कह सकते हैं, आनुपातिक न्याय कह सकते हैं, या समानुपातिक न्याय कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि प्रकृति के अंदर सभी लोग स्वतंत्र रूप से, समान रूप से जन्म लिया है, तो फिर राज्य कुछ लोगों को विशेष अधिकार क्यों दे रहा है, विशेष पुरस्कार क्यों देता है, विशेष नौकरी क्यों देता है, अर्थात उनको पद, पुरस्कार जैसी ये अधिकार क्यों देता है, जबकि प्रकृति के अंदर तो सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं। तो हमने एक बात हमारे समझ में आई कि इस समानुपात की आड़ में, इस समानुपातिक जो न्याय है दोस्तों, जिसे हम आनुपातिक न्याय कह सकते हैं, जिसे हम सापेक्ष समानता कहते हैं, इसकी आड़ में राज्य क्या करता है कि कुछ लोगों को जो योग्य है, ठीक है, उन लोगों को वह क्या करता है, विशेष रूप से पद और पुरस्कार देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते कि ऐसा राज्य क्यों करता है, इसलिए जो ऐसे लोग जो सभी लोगों को समान समझते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं क्रांति करते हैं असमानता के कारण। तो शायद आप समझ गए होंगे कि असमानता ही वह मुख्य कारण है, मूल कारण है, जिसके कारण क्या होती है, क्रांति होती है। अरस्तू ने एक बात कही, वो मैं दोस्तों बताता हूँ कि विद्रोह या क्रांति सदैव असमानता में पाया जाता है। ये बात अरस्तू ने कही थी दोस्तों। अरस्तू ने कहा था विद्रोह है या हम कहेंगे क्रांति सदैव असमानता में पाया जाती है। क्रांति सदैव असमानता में पाई जाती है। कहीं पर लोगों को ऐसा लगे कि असमानता है
तो वहीं से क्रांति प्रारंभ हो जाती है और इसी को वह मूल कारण मानता है। जो मुख्य जो क्रांति के बारे में जो कहना चाहता है वह इसी को ही कहता है। अब कुछ लोग, अब राज्य तो न्याय अन्याय सभी के लिए न्याय करने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि राज्य के द्वारा हमें न्याय नहीं मिला, हमें कुछ अधिकार नहीं मिले, हमारे राज्य के द्वारा जो योजनाएं चली है वो हमारे तक प्राप्त नहीं हो सकी। तो इस तरह से लोगों की जो सोच हो जाती है कि हमारे तक ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वहाँ तक वो सेवाएं राज्य ने दी है, लेकिन फिर भी लोगों की साइकोलॉजी क्या हो जाती है, थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है। और इस तरह से हो जाने के कारण क्या होता है, एक समूह बन जाता है, उस ग्रुप का समूह बन जाता है। और उस ग्रुप के कारण क्या है कि लोगों में असंतोष हो जाता है, असंतोष की भावना हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि राज्य के द्वारा हमें क्या क्या सेवाएं दी गई है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या योजनाएं हमारे लिए बनाई गई है। लोग उसको समझते नहीं है और क्रांति करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिससे कि क्रांति होना स्वाभाविक होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मूल कारण में क्या है, असमानता के कारण क्या होती है, क्रांति होती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्रांति के पर्टिकुलर केसेज। क्रांति के व्यक्तिगत कारण भी होते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत कारण में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे दोस्तों। शासकों की दृष्टता व लाभ की लालसा, जाहिर सी बात है शासक दृष्ट हो जाएंगे और उनके लाभ की लालसा होगी, वो स्वार्थ होंगे, तो दोस्तों ऐसा होगा। आगे बात करते हैं कि सम्मान की लालसा, श्रेष्ठता की भावना, घृणा व परस्पर विरोधी विचारधाराएं। ये कैसे घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराएं कैसे दोस्तों, जैसे पार्टी होती है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां हैं दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस। वर्तमान में ये वाली पार्टी सरकार में है, तो ये क्या करेगी, कांग्रेस जो विपक्ष होगी वो क्या करेगी, घृणा करेगी। भाई जो सत्ता में जो पार्टी है उससे तो घृणा ही करेगी, और क्या करेगी, विरोधी विचारधारा रखेगी। क्या करेगी, विरोधी विचारधाराएं। ठीक है, जब ये पार्टी विरोधी विचारधारा रखेगी दोस्तों, तो उसका समर्थन करने वाले लोग भी, जो वोटर है, जो जनता है, वो भी क्या है, विरोधी विचारधाराएं रखेंगे। क्योंकि एक पार्टी के अंदर एक विहप होता है, और जो विहप होता है और विहप के अनुसार ही पार्टी के लोग काम करते हैं, क्योंकि पार्टी के विपक्ष में कोई काम करता नहीं है। जैसे पार्टी कहती है, पार्टी का जो लीडर होता है वैसे करना पड़ता है पार्टी को दोस्तों। तो ये है, तो विपक्ष के द्वारा घृणा या परस्पर विरोधी विचारधारा ही भी क्या है, क्रांति को जन्म देती है। भाई भी बना रहता है, कोई अपराधी हो गया तो किसी ने अपराध कर लिया तो उसको भय होगा कि पता नहीं क्या सजा देगा, तो उससे पहले वो अपनी रणनीति के द्वारा क्या है कि क्रांति कर देता है। उस समय के जो कानून नियम है उसको वो बदलने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात है। भाई भी जातियों की विभिन्नता, राज्य के ध्यान दो, अरस्तु ने विभिन्नता में एकता की स्थापना की बात करता है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक जातियों की बात है कि अलग अलग जातियाँ होनी चाहिए, इसके वह पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह ये मानता है कि जातियाँ कहीं ना कहीं क्या है, क्रांति का रूप धारण करती है। हाँ, वैसे विभिन्न प्रकार की क्या है, विभिन्नता हो देश के अंदर, लेकिन उसमें एकता स्थापित होवे, वो बात करता है। लेकिन वह कहता है कि जातियों की जो विभिन्नता होती है उसके द्वारा भी क्रांति होती है। राज्य के किसी अंग की अनुपात में अधिक असाधारण वृद्धि हो जाती है। ये कोई राज्य होता है और इस राज्य के द्वारा इस तरह से कोई ज़मीन ज़्यादा, मतलब इसमें साम्राज्य स्थापित कर लेता है या ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रांति का क्या हो जाता है, माध्यम हो जाता है, क्रांति का कारण बन जाता है। क्योंकि यहाँ की जनता नहीं चाह रही है कि मैं इस राजा के क्षेत्र में रहूँ, ठीक है ना, तो ऐसा क्रांति आ जाती होती है। मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, अरस्तु ने कहा था कि हर क्षेत्र में मध्यम वर्ग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसने राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में और संविधान के अंदर भी मध्यम वर्ग के बारे में बात की थी कि मध्यम वर्ग ज़्यादा होना चाहिए। यदि मध्यम वर्ग यदि राजनीति कर रहा है, मध्यम वर्ग ज़्यादा है उस राज्य के अंदर,
ठीक है दोस्तों। और मध्यम वर्ग का कहीं ना कहीं विशेषाधिकार नहीं है, तो मध्यम वर्ग क्या करेगा, क्रांति करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति समझ में आ गया। यदि मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति है तो मध्यम वर्ग के लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। जबकि अरस्तु ये कहते हैं कि हर जगह मध्यम वर्ग का भी क्या होना चाहिए, मध्यम वर्ग को भी शामिल करना चाहिए, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक का क्षेत्र हो, चाहे न्यायिक क्षेत्र में होना चाहिए, न्यायिक क्षेत्र का क्षेत्र हो, वहाँ पर मध्यम श्रेणी के लोग होने चाहिए। वो कहता है कि अरस्तु का मानना है कि मध्यम श्रेणी के लोग ही कहीं ना कहीं समान मतलब एक तरह से समाज में समानता की बात करेंगे, समाज में अधिकारों की बात करेंगे, समाज में कर्तव्यों की बात करेंगे, समाज में सेवा करने की बात करेंगे, और समाज के अंदर जो कानून नियम बनने चाहिए देश इस संविधान के अंदर, वो अच्छी तरह से कानून नियम बना सकेंगे। राजवंशीय झगड़े और शक्तियों का दुरुपयोग, ये दोस्तों क्या है, व्यक्तिगत कारण होता है, पर्टिकुलर केसेज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कि अलग अलग संविधानों में या अलग अलग राज्यों में जो अरस्तु है वह राज्यों को और संविधानों को एक ही मानता है, चाहे तो राज्य कह दीजिए चाहे संविधान कह दीजिए। तो दोस्तों संविधानों और राज्यों में भी क्रांति के कारण होते हैं, वो अभी हम देखते हैं। दोस्तों अरस्तु ने 6 प्रकार के संविधानों के बारे में बात की थी। आपको यदि वह 6 प्रकार के संविधान याद नहीं रहते हैं तो आप मेरा एक बनाया हुआ एक सूत्र फार्मूला आप याद कर लेना दोस्तों। मैंने आपको लिखवाया था, रानी कूद संयम से लोक में, ये एक फार्मूला लिखवाया था। इस फार्मूले की सहायता से आप अरस्तु के जो शासनों का जो वर्गीकरण है, जो संविधानों का जो वर्गीकरण है, उसको आप याद रख सकते हैं, और उसी के द्वारा आप क्रांति के जो शासन है, क्रांति के जो संविधान है, उनको भी याद रख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रा का मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र मैं नंबर से लिख देता हूँ। नि का मतलब होता है निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। कु का मतलब होता है दोस्तों कुलीन तंत्र, जिसे हम अभिजात तंत्र के नाम से भी जानते हैं। और ध का मतलब होता है धनिक तंत्र, धनिक तंत्र। और संयम का याद रखना मेरे दोस्तों, संयंत्र तंत्र, संयंत्र तंत्र। और संयंत्र तंत्र को अरस्तु जो है वह पॉलिटी नाम देता है दोस्तों। और 5 नंबर पर 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे दोस्तों लोकतंत्र। लोकतंत्र दोस्तों अरस्तु 6 प्रकार के संविधानों के बारे में बात की थी। 6 प्रकार के संविधानों का उसने चक्कर बताया, ठीक है, एक के बाद एक संविधान आता है। लेकिन इस संविधान के बारे में हम बात करें अरस्तु के संयंत्र तंत्र, जिसको वह पॉलिटी नाम देता है, इसको वह सर्वश्रेष्ठ संविधान कहता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य। सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे कहता है? संयंत्र तंत्र को। सर्वश्रेष्ठ संविधान किसे कहा जाता है? संयंत्र तंत्र को दोस्तों। वो कहता है कि इसके अंदर ये प्रकार का जो संविधान किसी राज्य में लागू होता है तो यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं और मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि चुनकर ही व्यवस्थापिका में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अरस्तु का मानना है कि मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा जो शासन होता है लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अन्य शासन प्रणालियों से क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोगों का जब शासन होता है तो दोस्तों राज्य के अंदर खुशहाली बनी रहती है। तमाम प्रकार की जो राज्य योजनाएं चलाते हैं वह सुचारू रूप से चलती है, ऐसा अरस्तु का मानना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम से मतलब क्या है?
मध्यम का मतलब होता है दोस्तों न तो ज़्यादा अमीर और न ही ज़्यादा गरीब, ठीक है। न तो ज़्यादा अमीर लोग शासन को बढ़िया चला सकते हैं और न ही ज़्यादा गरीब लोग शासन को बढ़िया चला सकते हैं। तो फिर चला कौन सकते हैं, यानी कि जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है और मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं उनमें इन लोगों से कहीं ना कहीं विवेक क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वो राजनीति में जाएंगे तो वो अच्छा शासन चलाएंगे और अच्छा शासन चलाने के लिए वो कानून नियम भी अच्छा बना पाएंगे। तो इसलिए वह इस संयंत्र तंत्र को, इस यानी पॉलिटी को वह सर्वश्रेष्ठ संविधान मानता है दोस्तों। और इस सर्वश्रेष्ठ संविधान के अंदर वह दो प्रकार के संविधानों की विशेषता बताता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्वश्रेष्ठ जो शासन है, जो संयंत्र तंत्र है, जो पॉलिटी है, अरस्तु ने उसको कैसे बनाया, इसको वह बनाता है इससे पहले वाला धनिक तंत्र दोस्तों, और इससे बाद वाला लोकतंत्र, ठीक है दोस्तों। यानी कि वह संयंत्र तंत्र के अंदर दो संविधानों का मिला जुला रूप बनाता है कि मिला जुला रूप यहाँ पर संयंत्र तंत्र होगा और संयंत्र तंत्र शासन प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ है सभी संविधानों में से। अब ये तो सर्वश्रेष्ठ हो गई मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। इसमें तो किसी प्रकार की क्रांति नहीं होगी क्योंकि यह निरंकुश नहीं है, और जो चीज़ निरंकुश नहीं होती है वहाँ क्रांति करने का कोई मकसद उद्देश्य ही नहीं रहता। जहाँ पर हर प्रकार मध्यम वर्ग के लोग शासन करेंगे, ठीक है, और मध्यम वर्ग के लोग शासन करेंगे तो वहाँ क्रांति करने का कोई वही रहेगा ही नहीं। क्रांति किससे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हर आदमी को हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, तो इसको वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब क्रांति किस में हुई, बाकी के जो 5 जो संविधान बच गए मेरे दोस्तों, राजतंत्र में क्रांति रहेगी। राजतंत्र अच्छा नहीं होगा तो क्रांति होगी दोस्तों, ठीक है। निरंकुश शासन में क्या होगा, निरंकुश शासन के अंदर उसकी निरंकुशता के कारण क्रांति होगी, समझ में आ गया, क्योंकि जनता क्रांति करेगी। और कुलीन तंत्र क्या हो जाता है, अभिजात तंत्र होता है, पैसे वाला होता है, और पैसे वाले लोगों को तो वो वैसे ही नहीं मान रहा है कि पैसे वाले लोग राजनीति में जाए दोस्तों। तो पैसे वाले लोग क्या है कि गरीब लोगों की सुनते नहीं है, ऐसा अरस्तु मानता है दोस्तों। तो ये इसमें भी क्रांति हो जाएगी, जनता क्रांति करेगी। और धनिक तंत्र, वही बात है कि धनिक तंत्र जिनके पास धन होगा, और कुलीन तंत्र का मतलब एक तरह से, हालांकि ये पैसे वाले भी होते हैं कुलीन तंत्र, लेकिन एक तरह से जाति विशेष होते हैं, एक वर्ग विशेष होते हैं, इनके पास पहले से इनकी क्या है कि थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी ठीक होती है, वो होते हैं कुलीन तंत्र, जिसको अभिजात तंत्र के नाम से भी जानते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि कुलीन तंत्र जैसे कि पहले के ज़माने में राजा था और राजा का बेटा, इस तरह से वो वाला कुलीन तंत्र में शासन प्रणाली आती थी दोस्तों, ठीक है वो। और धनिक तंत्र एक धनिक लोगों का समूह, ठीक है। तो वो कहता है कि इस तरह से अभिजात तंत्र भी सही तरीके से शासन नहीं कर सकता है, तो जनता में असंतोष पैदा हो जाता है, जनता में असमानता आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। और वही धनिक तंत्र वाली बात है दोस्तों। लोकतंत्र में कुछ लोगों को अधिकार मिल जाते हैं, कुछ लोगों को अधिकार नहीं मिलते हैं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता के कारण कहीं ना कहीं लोगों की अवहेलना होती है, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो इसमें भी क्या हो जाती है, लोग क्रांति करते हैं, हड़ताल करते हैं। आपने देखा होगा लोकतंत्र में भी सब लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि हड़ताल कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। तो हड़ताल करना भी एक क्रांति का ही क्या है, रूप है, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने देखा कि अरस्तु के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के संविधानों में, तो 5 प्रकार के संविधानों से जब जनता असंतोष हो जाती है, ठीक है, और उनके विरोध में हो जाती है, तो क्रांति हो जाती है, संविधान बदल जाता है, राज्य बदल जाता है। लेकिन एक संविधान संयंत्र तंत्र, जिसे वह जनतंत्र के नाम से भी जानता है, पॉलिटी के नाम से जानता है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें कहीं क्रांति नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा क्रांति के कारण, जिसमें मूल कारण आपने पढ़ा, सामान्य कारण यानी कि जो पर्टिकुलर कारण होता है, व्यक्तिगत कारण, वो पढ़ा, और विशेष शासन प्रणालियों में जो कारण है वो आपने पढ़ा, और विशेष शासन प्रणालियों में आपने ये अभी देखा। दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर कैसा लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपकी कोई समस्या है वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर
करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।